हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग पढ़ रहे हैं विजन पीटी 365 इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र। इसका सेकंड टॉपिक मेन टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं राजकोषीय नीति। फिस्कल पॉलिसी और एक होती है गवर्नमेंट की दूसरी पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये अभी हम लोग देखेंगे। इसकी सब हेडिंग है स्टेट फाइनेंस यानी कि राज्य वित्त। तो देखते हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी का डिफरेंस। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, मॉनिटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। ये दोनों ही नीतियां जो हैं ये गवर्नमेंट की होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है इस पॉलिसीज़ को, और इसको हम लोग कहते हैं राजकोषीय नीति। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक पॉलिसी जो होती है, मौद्रिक नीति, ये आरबीआई के द्वारा, जो भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, मेन बैंक होता है, उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसको कहते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली जो फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं ये रेगुलेट करती हैं कर व्यवस्था को, टैक्सेशन, और जो भी सेंटर का और राज्य का एक्सपेंडिचर है, व्यय कितना हो रहा है, इसको नियंत्रण करती है फिस्कल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो होती है वो मार्केट के मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स, जो भी इंटरेस्ट रेट करंट मार्केट की वैल्यू है, उसको डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। फिस्कल पॉलिसी का जो फोकस होता है, इसका जो एम होता है, वो होता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। कैसे इकोनॉमी में वृद्धि आ सकती है, और इकोनॉमी यदि अनस्टेबल हो रही है तो उसको स्टेबल लाने के लिए मार्केट में किस तरह का मनी सप्लाई दिया जाना चाहिए, कितना इन्फ्लेशन या डिफ्लेक्शन को देखते हुए इकोनॉमी में जो भी चेंजेस लाना है वो सब मॉनेटरी पॉलिसी से डिसाइड किया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में। इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो टॉपिक है हमारा वो फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन, ये एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन, इनसे रिलेटेड जो भी करंट न्यूज़ है वो हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट फाइनेंस, राज्य वित्त। ठीक है, तो रिसेंटली आरबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका हेडिंग है, टाइटल है स्टेट फाइनेंसेस, अ स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2023 एंड 24। तो स्टडी किया गया है बजट का 23 और 24 सेशन का। और इस रिपोर्ट की जो थीम है वो है रेवेन्यू डायनामिक्स एंड फिस्कल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स। हिंदी में है भारतीय राज्यों की राजस्व डायनामिक्स और राजकोषीय क्षमता। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। तो पहला तो ये है कि बजटीय अनुमान के अनुसार जो था 23-24 में जो पूंजीगत परिव्यय है, यानी कि आपका कैपिटल आउटले, इसका जो इंक्रीज होना था, ये इंक्रीज 42.6% होना था 23-24 में। और ये जो 42.6% है ये हमारी पर्टिकुलर जीडीपी का 2.9% है। ठीक है, तो इतना इंक्रीज जो है ऐसा अनुमान लगाया गया था। ठीक है, ये कैपिटल आउटले क्या होता है? तो कैपिटल आउटले का अर्थ होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक कैपिटल होता है और एक होता है रेवेन्यू। इसको अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे, इस पर भी एक पर्टिकुलर न्यूज़ है हमारी। तो यहाँ पे बस इसको समझना ये है कि इसको हम लोग कहते हैं पूंजीगत परिव्यय या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसको एक्सपेक्ट किया गया था कि इतना इंक्रीज़ करेगा, विच इज़ 2.9% ऑफ जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डेब्ट जीडीपी रेशियो ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट्स जितना ऋण लेते हैं और अगर उसके पर्टिकुलर स्टेट के जीडीपी का जो अनुपात है, इसको सोचा गया था कि ये डिक्लाइन होगा। इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि ये डिक्लाइन होगा फ्रॉम 31% एट द एंड ऑफ 2021 टू 27.1% बाय द एंड ऑफ 2023 मार्च। ठीक है, तो इसको ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये डिक्लाइन करेगा और ऐसी रिपोर्ट की गई है। ये हुआ किस लिए? बिकॉज राज्य का जो कर संग्रह है और राजस्व व्यय है, इसकी जो नीतियां हैं उसको उसमें सुधार लाया गया। ठीक है, तो इसको फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं। ऐसा किया गया है कि कर संग्रह और
राजस्व व्यय मतलब जो स्टेट के एक्सपेंडिचर थे उनकी पॉलिसीज़ में कुछ सुधार लाया गया है, जिसके वजह से ये डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो कि कम होना चाहिए, ऋण जितना कम रहेगा उतना ही राज्य जो है वो अच्छा ग्रोथ कर सकता है अपनी जीडीपी में, तो इसलिए ऋण और जीडीपी का रेशियो कम होना चाहिए। सेकेंड है स्टेट्स कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी, ये भी डिक्लाइन हुआ है, 4.1% था ये 2021 में और 2.8 हो गया है। इसमें भी मॉडरेशन किया गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जो रेवेन्यू में जो खर्चे थे उनको भी कम किया गया है और रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि कर संग्रह जो है उसको इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है, तो ये सब करने की वजह से जो स्टेट की जो फिस्कल डेफिसिट है, मतलब कि रेवेन्यू में जो ऋण जितना लिया है और रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर जितना है, इसमें जो डिफरेंस है ये भी मेंटेन किया गया है। ठीक है, तो स्टेट फाइनेंसेस की जो रिपोर्ट आई है उसमें दोनों ही एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस टाइम पे स्टेबल चल रहे हैं पहले की अपेक्षा में। देन है इंक्रीज्ड टैक्स बायंसी विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो इंक्रीज्ड टैक्स बायंसी इसका अर्थ होता है कर संग्रह में उछाल। ठीक है, तो कर संग्रह में जो टैक्स लिया जाता था उसमें बायंसी एक टर्म है, साइंस का टर्म है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का जो नीचे गिर रही थी उसका ऊपर उठना। ठीक है, तो उछाल आना। तो ऐसा हो किस लिए रहा है, क्योंकि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से राज्यों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो टैक्स बायंसी जो होता है वो रिस्पॉन्सिवनेस होता है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का टू द चेंजेस इन द नेशनल इनकम। ठीक है, तो किस तरह से टैक्स रेवेन्यू में चेंज लाया जाता है जैसे जैसे नेशनल इनकम जो होती है वो ग्रो करती है। ठीक है, यदि टैक्स बायंसी एक से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये होता है टैक्स रेवेन्यू जो होती है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है और नेशनल इनकम जो है नेशनल इनकम की अपेक्षा में वो ज़्यादा फास्टर रेट से इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये अनुपात देख सकते हैं टैक्स रेवेन्यू और नेशनल इनकम का। ठीक है, टैक्स से जितना खर्च, जितना हम लोगों को कर संग्रह हो रहा है और जो भी राष्ट्रीय आय है उसका जो अनुपात है वो टैक्स बायंसी कहलाएगा। एक एनके सिंह कमेटी रिकमेंडेशन है। ठीक है, इनका कहना ये है कि कंबाइंड डेब्ट टू जीडीपी रेशियो of the center and state it should be brought down to 60%। ठीक है, 2023 में इस कमेटी का रिकमेंडेशन था कि जो ऋण और जीडीपी का जो अनुपात है ये 2023 तक दोनों ही स्टेट और सेंटर दोनों का ही 60% से कम आ जाना चाहिए। इसके जो अनुपात है वो 60% से कम आ जाना चाहिए। तो सेंटर के लिए 40% का लेवल सेट किया गया है और स्टेट्स के लिए 20% का। ठीक है, इस कमेटी ने सजेस्ट किया था एस्केप क्लॉज। ठीक है, ये एक प्रावधान होता है। एस्केप का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना और क्लॉ मतलब कि एक काइंड ऑफ एक क्लॉ प्रोवाइड कर दिया गया है कि इस टाइप से आप इन नीतियों से बच सकते हैं अगर सिचुएशन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ स्पेशल विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी की बात हुई या फिर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा है या युद्ध है या आपदा की स्थिति है। इस टाइम पे हमें एस्केप क्लॉज लगाने चाहिए। मतलब ऐसे सिचुएशन में यदि हमारा ऋण और जीडीपी का अनुपात बढ़ भी जाता है तो उस सिचुएशंस में हमें उस पे फोकस ना करके पहले इन इमरजेंसीज़ को साइड ऑन करना चाहिए, साइड में करना चाहिए। उसके बाद हम लोग ऋण टू जीडीपी अनुपात जो है उसको हम लोग कम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का ये सजेशन दिया गया था, एस्केप क्लॉज के बारे में बताया गया था। तो दिस एनके सिंह कमिटी रिकमेंडेशन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, राज्यों का पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो यही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अभी आपने देखा था यहाँ पे, कैपिटल आउटले या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको केपेक्स भी कहते हैं, शॉर्ट में केपेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूज़ ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, तो ये है व्यय विभाग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, इसने अप्रूव किया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ठीक है, 56,415 करोड़ 16 स्टेट्स में दिए जाएंगे
अंडर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन 23-24। ठीक है, तो ऐसा यूनियन बजट में इस तरह की योजना को स्टार्ट करने के लिए की बात कही गई है बाय द व्यय विभाग ऑफ केंद्रीय वित्त मंत्रालय। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। तो ये विशेष सहायता जो है इस स्कीम, ये पार्ट 1 है स्कीम का, और बाकी इस स्कीम में और भी है पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। इस तरह का विशेष सहायता जैसा यह स्पेशल असिस्टेंस जो है वो सबसे पहली बार कोविड-19 पेंडेमिक में दिया गया था 2020-21 में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि स्टेट की जो कैपिटल स्पेंडिंग है, ठीक है, इस राज्यों का जो पूंजीगत व्यय है इसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, राज्य व्यय कर पाएंगे और साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर का हायर मल्टीप्लिकेशन हो, मतलब पैसे से पैसा बनाया जाएगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, फिर उससे और डेवलपमेंट किए जाएंगे और उससे पैसे बनाए जाएंगे। तो इस तरह से एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात कही गई है। इस सहायता में लगभग 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा और इस लोन का जो टोटल सम होगा वो 1.3 लाख करोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इस इतने अमाउंट ऑफ सम दिया जाएगा, 50 सालों के लिए दिया जाएगा और इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब 1 बाय 1 देखते हैं और भी पार्ट्स, जैसे कि ये पहले पार्ट में तो स्पेशल असिस्टेंस दिया जा रहा है टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और नेक्स्ट है पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग हेतु प्रोत्साहन किया जाएगा। तो यदि पुराने वाहन हैं और उनकी कोई स्क्रैपिंग करना चाहता है तो उसके लिए इंसेंटिव दी जाएगी। ठीक है, आप पुराने वाहन हटाइए जो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और नए वाहन जो कि नए सीरीज़ के, जैसे भारत के जो कुछ नए सीरीज़ के वाहन आ रहे हैं, डीजल सम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है, इथेनॉल के भी जो ब्लेंडिंग हो रही है आजकल, तो नए व्हीकल्स में कुछ नए तरीके से पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो यूज़ किए जा रहे हैं, और जो पुराने वाहन थे उसमें ज़्यादा एमिशन हो रहा था तो उनको स्क्रैप करना और नए वाहन के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है गवर्नमेंट। इवन जो ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं इसके लिए भी इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में है नगर योजना निर्माण संबंधित सुधार। तो नगर निर्माण योजना बनाई जा रही है, उसमें जो संबंधित सुधार हैं ये पार्ट 3 का, इस स्कीम का पार्ट 3 है। ठीक है, इसके लिए भी इंसेंटिव जो है वो स्टेट्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं सेंटर की तरफ से। फिर है 4th हमारा शहरी स्थानीय निकायों में वित्त पोषण संबंधित सुधार। पार्ट 5 में है पुलिस स्टेशन के आसपास के जो इलाके होते हैं उसमें पुलिस कर्मियों हेतु आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, आवास की सुविधा, पुलिस स्टेशन एरिया में हाउसिंग प्रोवाइड की जाएगी। देन है पार्ट 6 जिसमें कि यूनिटी मॉल्स बनाए जाएंगे टू प्रमोट द नेशनल इंटीग्रिटी। यूनिटी मॉल्स ऐसी मार्केट प्लेस होती है, ऐसी जगह होती है जो नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करती है, जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बनाई गई जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जो ODOP है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो स्कीम सरकार द्वारा चलाई गई है, इससे जो सामान बनाए जाते हैं या जो भी वस्तुएं बनाते हैं लोकल लोग, उनकी बिक्री होती है इस यूनिटी मॉल में। तो ये स्पेशली एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा, इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, इसके लिए भी सरकार जो है वो इंसेंटिव दे रही है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 7th पार्ट जो है वो बच्चों और किशोरों के लिए समर्पित पुस्तकालय बनाई जाएगी और डिजिटल अवसंरचना बनाई जाएगी। तो इस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ में लाइब्रेरीज बनाई जाएगी। और लास्ट पार्ट है इंसेंटिव्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग टाइमली रिलीज ऑफ CSS फंड। ठीक है, तो राज्य सरकारों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए विक्रेताओं और लाभार्थियों को समय पर धनराशि जारी करने के लिए प्रोत्साहन जारी हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो बेनिफिशियरीज़ को जो भी इंसेंटिव्स है वो ईजिली उनको मनी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से ये स्कीम के सभी पार्ट्स हैं। जो इसका मेन फर्स्ट पार्ट था वो था स्पेशल असिस्टेंस दिया जाएगा, एक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 1.3 लाख करोड़ तक का किसी भी स्टेट को 50 सालों के लिए। ठीक है, ठीक है, ये जो है ये जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा ये कुछ इस तरह का होगा कि जिस प्रपोर्शन में कोई भी पर्टिकुलर स्टेट जो है उसका जो एक रेशियो होता है GDP में,
कंट्री की, पूरी कंट्री की जो जीडीपी में जितना उसका अनुपात होगा उसी हिसाब से उसको लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा गया है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एक डिफरेंस देख लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो यहाँ पे है ये पूंजीगत व्यय, और ये है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय जो होता है ये गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है जो कि ऐसे एसेट्स बनाने के लिए, इन ऐसे एसेट्स का प्रोडक्शन क्रिएट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, रोड, ब्रिज, डैम, रेलवे लाइंस, एयरपोर्ट्स, इस तरह की जो चीज़ें, ये जो निर्माण होता है, निर्माण कार्य, इसको कहते हैं हम लोग पूंजीगत एक्सपेंडिचर। किसी भी राज्य का पूंजीगत एक्सपेंडिचर ये कहलाएगा हमारा पूंजीगत व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब राज्य का जो पैसा किसी सैलरी को प्रोवाइड करने में या ऋण का लोन चुकाने में, इस तरह के ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं इसको हम लोग कहते हैं राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कैपिटल आउटले यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो जो है वो स्टेट्स का कम हो रहा है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि ये इम्प्रूव करेगा 22-23 में लगभग 2.9% हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये 2.3 चल रहा था, अभी ये 2.9% हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। सेंटर का क्या सपोर्ट है ताकि स्टेट जो है वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि केपेक्स को इंक्रीज़ कर सके, तो इसके लिए स्टेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है जो भी अर्ली रिलीज़ है फंड का, जो भी फंड प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी निधि प्रोवाइड की जा रही है उसको शीघ्र जारी करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो पहले डीले होता था लोन प्रोवाइड करने में, फंड प्रोवाइड करने में, उसको कम करेगा। साथ ही ये सभी जो रेगुलेट होता है इसके लिए एक स्पेशल आर्टिकल बनाया गया है 293, इसको याद कर लीजिए। आर्टिकल 293 जो है वो काइंड ऑफ रेगुलेट करता है कि स्टेट बोरो कर सकता है, स्टेट जो है वो ऋण ले सकता है, राज्यों कोई राज्य जो है वो ऋण ले सकता है सरकार से, मेन सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बस हमें इतना ही जानना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पब्लिक डेब्ट, जिसको हम लोग कहते हैं सार्वजनिक ऋण। ठीक है, न्यूज़ में इसलिए क्योंकि आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें हाईलाइट किया गया है कि इंडिया का जो पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ये इंक्रीज़ हो गया है 81%, जो कि 2005-06 में था, 2005-06 में 81% था, फिर इंक्रीज़ होके 84% हुआ 21-22 में, और अब वापस से 81% हो गया है 22-23 में। ठीक है, तो ऐसा आईएमएफ का कहना है और ये रिपोर्ट जो है आईएमएफ द्वारा जारी की गई है। ठीक है, होता क्या है पब्लिक डेब्ट, इसके मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है, तो पब्लिक डेब्ट जो है सार्वजनिक ऋण, ये डिनोट करता है लाइबिलिटीज़ पेएबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार की जो देनदारियां हैं, केंद्र सरकार ने जो ऋण लिया है उसको जो वापस करना है, ये कैसा, ये जो प्रोसेस होगा ये कैसे होगा, इसको दर्शाता है। ठीक है, इसका जो पेमेंट होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से किया जाता है। ठीक है, भारत की संचित निधि से किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और ये प्रोवाइड है हमारे आर्टिकल 292 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 292 इससे रिलेटेड है, सरकार की सार्वजनिक ऋण से संबंधित है। सार्वजनिक ऋण जो है पब्लिक डेब्ट, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा आंतरिक घरेलू या फिर इंटरनल डेब्ट, और दूसरा होता है बाह्य विदेशी ऋण। ठीक है, इंटरनल डेब्ट में दो प्रकार के होते हैं, एक बिक्री योग्य सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियाँ यानी कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, एक होती है नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, गैर बिक्री योग्य प्रतिभूतियाँ। और एक्सटर्नल डेब्ट, तो एक्सटर्नल डेब्ट मैं पहले बता देती हूँ आपको कि जो भी लोन जो है कंट्री जो लोन लेती है बाहर मल्टीनेशनल एजेंसीज से, जैसे कि ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर IBRD, IDA, इस तरह की ये जो मल्टीनेशनल मल्टीलेटरल एजेंसीज़ हैं, इनसे जब लोन लिया जाता है तो वो एक्सटर्नल डेब्ट में आता है। इंटरनल डेब्ट मतलब कि जब
आंतरिक रूप से कंट्री जो है वो लोन लेती है, जैसे कि बॉन्ड जारी करती है। तो जो पर्सन बॉन्ड खरीदता है वो कुछ पैसा सरकार को देता है। तो इस तरह से एक सरकार के ऊपर जो एक सरकार जो है वो ऋण लेती है, मार्केट से पैसा लेती है। ठीक है, ये इसमें आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिसको G-SEC कहा जाता है, टी बिल कहा जाता है, ट्रेजरी बिल, और कुछ और कैश पेमेंट बिल्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं। ठीक है, तो ये तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर बॉन्ड का जारी होना या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी या शेयर्स एक्सेट्रास। नॉन मार्केटेबल में आते हैं, जैसे कि कोई सेविंग बॉन्ड लिया हो किसी बाहर के कंट्री से, US सेविंग बॉन्ड्स, या फिर कोई प्राइवेट शेयर हो, या स्टेट या लोकल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है। तो इस तरह के जो शेयर्स होते हैं ये नॉन मार्केटेबल होते हैं, मतलब इसको सेल नहीं किया जाता है इंटरनली, इससे गवर्नमेंट जो है वो अपना पब्लिक डेब्ट लेती है। ठीक है, इस रिपोर्ट की एक मेन हाईलाइट ये भी है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्ट की गई है कि वो स्ट्रॉन्ग रहेगी और मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो कर रही है। ठीक है, तो संभावना जताई जा रही है कि वित्तीय स्थिरता के कारण भारत जो है वो एक ठोस आर्थिक वृद्धि शो करेगा। करंट स्टेटस जो है वो ये है गवर्नमेंट का। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट जो है वो नियरली 57.1% है GDP का मार्च के एंड में 2023 में, और जनरल गवर्नमेंट डेब्ट जो है वो 81% है GDP का। ठीक है, इसी सेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट क्या होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट क्या होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट ये अभी मैंने आपको समझाया, जो सार्वजनिक ऋण है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल लेवल पे, और यदि सेंट्रल, स्टेट और यूटी, यूनियन टेरिटरी, सबको मिला के जो ऋण देखा जाता है वो कहलाता है आपका जनरल गवर्नमेंट डेब्ट। तो जनरल गवर्नमेंट डेब्ट जो है वो GDP का 81% चल रहा है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सिर्फ सेंट्रल का, वो है 57.1%। ठीक है, अब हम लोग देखिए कारण क्या है इस उच्च सार्वजनिक ऋण के, हाई पब्लिक डेट के। तो पहला तो है फिस्कस स्टिमुलाई, मतलब राजकोषीय प्रोत्साहन दिया गया था जब कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा था। तो इस टाइम पे ये काफ़ी डेट जो है वो कंट्री ने काफ़ी वित्तीय सहायता ली थी। साथ ही इंडिया जो है वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की वजह से काफ़ी सपोर्ट चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो इसलिए भी ये डेट जो है ये ज़्यादा बढ़ गए थे। साथ ही बहुत एक्सटेंसिव सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। तो ये जो सार्वजनिक सामाजिक कल्याण के से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं, इसके लिए भी रेवेन्यू दिया गया है। कई स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें लोगों को पैसे दिए गए हैं, तो इस वजह से भी ये जो बोरोइंग है, ये जो ऋण है, इसकी फंडिंग जो है वो बढ़ गई है, और भी जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, इस वजह से ये जो डेब्ट है ये बढ़ गया है। और इसके निहितार्थ यानी कि इम्प्लीकेशंस ये हैं कि लिमिटेड हो गया जो फिस्कल रिसोर्सेज हैं, जो राजकोषीय संसाधन है वो सीमित हो गए हैं। तो अभी जो कंट्री के पास जो इमर्जिंग नीड्स है, प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन या फिर ग्रीन ट्रांजिशन या फिर इस तरह का ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए पैसे थोड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए हैं। सेकेंड है हाई इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट्स। तो ब्याज भुगतान पर जो GDP का रेशियो है ये लगभग 5% खर्च हो रहा है ब्याज भुगतान पे। तो हमारी GDP का एक बहुत इम्पॉर्टेंट परसेंटेज जो है वो ब्याज भुगतान पे ही जा रहा है, और साथ ही में लीड्स टू द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो यहाँ पे ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है, ठीक है, इसको हिंदी में भी क्राउडिंग आउट ही लिखा हुआ है। तो क्राउडिंग आउट प्रभाव जो होता है, इसमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण निवेश संबंधित जो निजी व्यय हैं उसमें कमी आ जाती है। तो जो निजी व्यय हैं उसमें कमी आ रही है क्योंकि ज़्यादातर पैसा जो है वो ब्याज में ही दिया जा रहा है। तो ये है हाई पब्लिक डेट। एक और रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई है, इसमें भी इसी तरह के रिपोर्ट्स आई हैं। इनका एक एनुअल रिपोर्ट आता है, इंटरनेशनल डेट रेशियो रिपोर्ट 2023। इसका कहना है कि इंडिया की जो डेट सर्विस है वो लगभग 2% है ग्रॉस नेशनल इनकम के इन 2022। नेक्स्ट है हमारा ऑफ बजट बोरोइंग, जिसको हिंदी में कहते हैं बजटेतर उधारियाँ। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि हाल ही में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस
सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका जो मेन हेडिंग है ऑफ बजट बोरोइंग OBB बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो ऑफ बजट बजटिंग जो होती है, ऑफ बजट बोरोइंग, ये ऐसी बोरोइंग उधार लेना होता है जिनका आशय है उन उधारों से जिसका बजट में उल्लेख नहीं होता है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बजट इवन दो बजटरी रिसोर्सेज यूज़ करके ही इसका रीपेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसका पुनर्भुगतान के लिए बजटीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है, बट इसका जो कोई भी बजट में उल्लेख नहीं होता है, इसको कहते हैं हम लोग ऑफ बजट। लिया कैसे जाता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली नहीं लेती है। ऑफ बजट बोरोइंग्स जो होती है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन को, और वो इस पर्टिकुलर लोन को लेता है। जैसे कि 22-21 के सेशन में, फाइनेंशियल ईयर में, FCI ने लोन लिया था अपने फूड सब्सिडी बिल को पे करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डायरेक्टली नहीं लिया था, बल्कि एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, इसने फूड सब्सिडी बिल के पैसे लोन चुकाने के लिए एक काइंड ऑफ लोन लिया था। ठीक है, बिल का पेमेंट करने के लिए लोन लिया था। ठीक है, इसका मेंशन जो है वो आर्टिकल 293 में मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, इस ऑफ बजट का प्रभाव ये होता है कि कभी कभी सरकार खुद जो होती है वो ऋण जाल यानी कि डेट ट्रैप में फंस जाती है। साथ में अकाउंटेबिलिटी भी होती है, सरकार की जो जवाबदेही होती है उस पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये मेथड्स क्या होते हैं ये ऑफ बजट बोरोइंग के, तो पहला है नेशनल सेविंग स्कीम्स, गवर्नमेंट द्वारा जो चलाई जाती है डोमेस्टिक या फॉरेन मार्केट से जो उधार लिए जाते हैं। तो इस तरह से गारंटी प्राप्त जो बॉन्ड्स होते हैं, इस तरह से हम लोग ऑफ बजट बोरोइंग करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि द CAD वाइडेंड टू 9.2 ट्रिलियन फ्रॉम 1.2 बिलियन इन Q1 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में भारत का जो चालू खाता घाटा है वो बढ़कर 9.2 बिलियन डॉलर हो गया है, जो कि पहले 1.3 बिलियन डॉलर था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 1.3 से 9.2। ये Q1 की बात हो रही है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वार्टर था उसमें ये थोड़ा घट भी गया था, लेटर इट डिक्लाइन टू 1% ऑफ GDP। ठीक है, होता क्या है ये करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि चालू खाता घाटा, इसको डिटेल में समझते हैं हम लोग। पहला होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन। तो भुगतान संतुलन जो होता है वो किसी भी कंट्री के जो रेजिडेंट हैं, कंट्री का कोई पर्सन है, और बाहर का मतलब कि शेष विश्व, इसके बीच में किसी विशिष्ट समय अवधि यानी कि लगभग 1 वर्ष में जो भी आप वस्तु, सेवा या फिर परिसंपत्ति यानी कि एसेट, गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स, इसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, 2 प्रकार का होता है, पहला है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात, साथ में जो अंतरण भुगतान होता है। अंतरण भुगतान मतलब कि रेमिटेंसेस, गिफ्ट, ग्रांट्स जो दिए फ्री में दिए जाते हैं रेजिडेंट्स को, ये सब भी इंक्लूड किया जाता है चालू खाते में। पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट जो होता है ये BOP का सेकंड पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इसमें सभी इंटरनेशनल परचेजेस को रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्स ऑफ एसेट्स लिए जाते हैं, जैसे कि इस पूरे 1 वर्ष के टाइम लिमिट्स में कितना मनी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स ये सब खरीदे गए हैं और इसको बेचा गया है। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो कैपिटल अकाउंट में आती है। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है। चालू खाता में 2 चीज़ें होती हैं, विजिबल, इनविजिबल। तो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, क्रूड ऑयल, कार्स, कंप्यूटर्स, गोल्ड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स इसमें लिए जाते हैं, ये विजिबली दिखता है करंट अकाउंट चालू खाता। इनविजिबल मतलब कि जो सेवाएं हैं, जो इनकम प्रॉफिट लिया जा रहा है, लाभ लिए जा रहे हैं, साथ में रेमिटेंसेस या डोनेशंस या गिफ्ट या मनी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ये सभी चालू खाता में आता है। पूंजीगत खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट में आता है निवेश, FDI और FII, साथ में लोन,
जो कि गवर्नमेंट एक्सटर्नली लेती है, साथ में एनआरआईज के जो बैंक अकाउंट हैं उसको भी पूंजीगत खाता में, उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी पूंजीगत खाता का पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, तो ये होता है आपका करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे इंक्रीज जो आया है वो आया है करंट अकाउंट में। ठीक है, करंट अकाउंट के इंक्रीज की हम लोग बात कर रहे हैं। वन बाय वन देखते हैं इसका रीज़न बिहाइंड क्या है, इंक्रीज ऑफ सीएडी। ठीक है, तो ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि इम्पोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, आयात जो है वो बढ़ गया है और निर्यात जो है वो घट गया है, डिक्रीज एक्सपोर्ट। इसकी वजह से एक वाइड गैप आ गया है करंट अकाउंट डेफिसिट में। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब कि, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है चालू खाता घाटा, ये होता है इम्पोर्ट जितना हुआ है, अगर ये एक्सीड कर जाता है और एक्सपोर्ट जो होता है वो कम हो जाता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तो हाई ट्रेड डेफिसिट हो रखा है, ये भी एक रीज़न होता है इंक्रीज़ होने का सीएडी के। ठीक है, और जो भी अगर इंडिया के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सर्विसेज हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो भी एक इम्पैक्ट करती है। ऑयल प्राइसेस का राइज होना, ये भी एक कारण बन जाता है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के इंक्रीज़ होने का। साथ ही एफडीआई डिक्लाइन होना, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। पोटेंशियल थ्रेड्स क्या हैं, तो इसके पीछे जो संभावित खतरे हैं वो लगभग ये होते हैं कि इसके वजह से एक काइंड ऑफ सिचुएशन आ सकती है, एक्सटर्नल सेक्टर क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस डेवलप हो सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो पुल आउट कर सकते हैं, तो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होंगे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट पड़ेगा और साथ ही इन्फ्लेशन आ सकता है, यानी कि प्राइस जो है वो इनस्टेबल हो जाएगा मार्केट में। ठीक है, इसका सबसे अच्छा रीसेंट का एग्जांपल है श्रीलंका के जो क्राइसिस था और साथ ही एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था 1997 में। ठीक है, तो ये सभी का कारण जो था वो था करंट अकाउंट का डेफिसिट होना, यानी कि इम्पोर्ट्स का बढ़ जाना और एक्सपोर्ट्स का कम होना। तो इनके बीच के जो डिफरेंस है वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक इजी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि चाइना की पॉलिसी है डंपिंग की, जैसे कि हमारे जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, होली, दिवाली, इसमें बहुत चाइनीज़ प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इतना इम्पोर्ट होता है चाइना का ये सब माल इंडिया में कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो होता है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है और इस तरह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो बीच का एक गैप है वो बढ़ जाता है और ट्रेड डेफिसिट हो जाता है उस टाइम पे, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट की कंडीशन डेवलप होती है। और श्रीलंका की जो सिचुएशन है वो तो आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से चाइना का डेट ट्रैप जो था उसके वजह से श्रीलंका में एक काइंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस डेवलप हुई थी। इस सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो कि इंडिया में लिया गया था, जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्शंस होते हैं या एक काइंड ऑफ सिचुएशन ऐसी डेवलप होती है जहाँ प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है और हम लोग अपने एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि इंडिया की बनी हुई चीज़ें मार्केट में ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकें। नेक्स्ट है डेटेड सिक्योरिटीज़, यानी कि दिनांकित प्रतिभूतियाँ। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि सेंटर ने बोरो किया लगभग 2.55 ट्रिलियन फ्रॉम द मार्केट फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है सेकेंड हाफ, इसमें 6.55 ट्रिलियन जो है वो बोरो किया है। दिस मार्केट बोरोइंग विल फाइनेंस द गवर्नमेंट बजट फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए इस तरह का ये जो उधार है ये लिया गया है और ये जो राजकोषीय घाटा है ये लगभग 5.9% है हमारे जीडीपी का। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए इस लोन को लिया गया है। सरकार किस तरह से लोन लेती है, किस तरह से पैसे जो हैं वो लोगों से लिए जाते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नाम से। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, व्यापार योग्य लिखत होता है जिसके द्वारा केंद्र या राज्य सरकार जारी करती है इसको और जो भी लोग खरीदते हैं इसको वो सरकार को कुछ पैसा देते हैं।
ठीक है, इसमें प्रैक्टिकली किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है, इसलिए इसको रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ना भी याद रखें आप तो भी चलेगा, बट ये एक काइंड ऑफ नो रिस्क जोन में आ जाते हैं ये सिक्योरिटीज़ जो होती है। ठीक है, तो सरकार द्वारा एक निश्चित ब्याज दर पे ये बॉन्ड लोगों को दिए जाते हैं। यूजुअली 5 साल से 40 साल तक के इस बॉन्ड का ड्यूरेशन होता है। कुछ और भी टर्म्स हैं जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, इसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ही पार्ट्स हैं। तो ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स कहा जाता है, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स होते हैं। मतलब बॉन्ड यूजुअली इस टर्म को कहा जाता है जो 1 साल से ऊपर के गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल्स होते हैं। जो एक वर्ष से कम अवधि के होते हैं उनको टी बिल कहा जाता है, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, 3 टेन्योर्स में होता है, या तो 91 डेज़ का होगा, या 182 डेज़ का होगा, या फिर 364 डेज़, यानी कि 365 से 1 दिन कम, 1 वर्ष से 1 दिन कम का बिल को टी बिल कहा जाता है। इस तरह के बिल्स होते हैं। साथ ही और भी कैश मैनेजमेंट बिल्स होते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, ये सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू जो होता है वो ऑक्शंस के द्वारा किया जाता है आरबीआई के थ्रू, और ये जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है इसको ई कुबेर कहा जाता है। ठीक है, जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं कमर्शियल बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी, ये इस तरह के जो ऑक्शन है इसमें पार्ट लेती है। ठीक है, तो मार्केट में किसी भी प्रकार की मनी से रिलेटेड कोई भी स्टेबिलिटी, कोई भी अनस्टेबिलिटी ना आए, तो इसलिए आरबीआई जो है वो इस तरह का रूपी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट की कंडीशन रखती है। ठीक है, कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड होता है इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ साथ। कुछ मार्केट रिस्क होता है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में बस इतना ही जानना था हमें। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है जिसमें जीएसटी 28% अप्लाई किया गया है ऑनलाइन गेमिंग में, हॉर्स रेसिंग में और कसिनो में। ठीक है, तो ये सब अब 28% के जीएसटी पे करेंगे। ये जो 28% है ये इनिशियल अमाउंट जो है, जो एंट्री के टाइम पे जो पेमेंट होता है उस पे अप्लाई किया जाएगा। जो हर टाइम जो बेट लगाई जा रही है, ठीक है, गेम खेलते टाइम हर टाइम जो बेट लग रही है उसके टोटल वैल्यू पे ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो इनिशियल जो एंट्री अमाउंट है उस पर ये 28% का टैक्स लगेगा। जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जीएसटी लगने के बाद देख सकते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनो या फिर बेटिंग, इस तरह की चीज़ें जो है उसको अब गवर्नमेंट जो है वो लीगलाइज कर रही है और इस पर टैक्स लिए जा रहे हैं अच्छे से। तो जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। ये एक सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, ये एक सिंगल टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है इसको। ये मल्टी स्टेज होता है और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। ठीक है, यहाँ डेस्टिनेशन टैक्स का मतलब ये है कि प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ से जहाँ पर इसको बेचा जा रहा है, सेलिंग जहाँ पे हो रही है, तो ये प्रोडक्शन जोन है और यहाँ पे ये सेलिंग जोन है। तो सेलिंग जोन में टैक्स लगेगा, जहाँ पे सेल हो रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहाँ पे इसको टैक्स लगेगा। ये इफ़ेक्ट में आया था 1 जुलाई 2017 से, और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसने रिप्लेस किया था इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, जैसे कि वैट लगते थे या एक्साइज ड्यूटी या फिर सर्विस टैक्स लगाए जाते थे। इन सब को रिप्लेस करके एक सिंगल जीएसटी अप्लाई होने लग गया था किसी भी प्रोडक्ट पे। पहली बार ये जो विचार है ये 2000 में केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रपोज किया गया था। ठीक है, जीएसटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सेंट्रल जीएसटी होता है जिसको सीजीएसटी कहते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और इक्वली इसका जो शेयर है ये इक्वल डिवाइड होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। नेक्स्ट है एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और ये भी शेयर जो होता है वो इक्वली डिवाइड होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। फिर आता है इंटर स्टेट जीएसटी, IGST कहा जाता है। ये कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर इंटर स्टेट सेल। ठीक है, 2 स्टेट के बीच में जो सेल हो रही है A और B, इसके लिए इंटर स्टेट जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, ये डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स पे डिपेंड करता है, कितना शेयर जो होगा वो डिवाइड किया जाएगा स्टेट और सेंटर के बीच में ना। एक इम्पॉर्टेंट है, प्रतिदिन एक वेब पोर्टल ऐप है, वेब बेस्ड डेली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि जीएसटी को ट्रैक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है।
इसको याद रख सकते हैं आप प्रतिदिन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एक सिंगल नेशनल मार्केट को इस्टेब्लिश करने के लिए जीएसटी की आवश्यकता पड़ी। जो जो ओल्ड टैक्सेशन था, ओल्ड टैक्सेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, काफ़ी जटिल था, तो उस व्यवस्था को सही करने के लिए जीएसटी का कंसेप्ट बनाया गया। फिर है टैक्स कास्केडिंग, इसको इस टाइप के भी इश्यूज थे, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे टैक्स लग रहा था, उसके बाद फिर दूसरी जगह पे टैक्स लग रहा था, तो ये टैक्स जो था ये मल्टीप्लायर इफेक्ट शो कर रहा था, कास्केडिंग हो रही थी। इसको रिमूव करने के लिए जीएसटी इज़ इम्पॉर्टेंट। नीड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अब जीएसटी जो है वो काइंड ऑफ आईटी सिस्टम को भी यूज़ कर रही है, तो ये एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट स्टेट्स के अपने अपने टैक्सेस हुआ करते थे, जिससे कि जहाँ पे टैक्स कम लगते थे वहाँ पे ही इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता था। इसको रिमूव करने के लिए एक कॉमन टैक्स स्लैब लगा दिया सभी स्टेट्स पे, तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बढ़ गया और साथ में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंक्रीज़ हो गया। हाई कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन, पहले सरकार की अपनी भी लागत लगती थी टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। अभी जब एक जगह पे एक ही टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो उसमें जो कॉस्ट है उसमें भी कमी आई है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ ऑफ जीएसटी। जीएसटी से जुड़ी हुई कुछ बॉडीज़ हैं, जैसे कि जीएसटी नेटवर्क। ये आईटी बैकबोन होता है, मतलब कि जो बैक सिस्टम है उसको इलेक्ट्रॉनिक बना दिया गया है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जीएसटीएन, जो कि जीएसटी के सिस्टम को एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोवाइड करती है। सेकेंड है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है, अपीलीय अधिकरण है, जहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड जो भी शिकायतें हैं, जो भी विवाद है, उसका समाधान होता है या उसके अपीलों की सुनवाई की जाती है। ठीक है, ये एक स्टैचूटरी बॉडी है, यानी कि वैधानिक निकाय है, जो कि 2017 में बनाई गई थी। ठीक है, इस जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, इसके जो एडवोकेट्स होते हैं उनको एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए जुडिशियल मेंबर अपॉइंट होने के लिए। इसकी जो न्यूनतम एज है मेंबर्स की और साथ ही प्रेसिडेंट की, वो है 50 इयर्स, और मैक्सिमम एज जो है वो प्रेसिडेंट के लिए बढ़ा के 67 से 70 कर दी गई है और मेंबर्स के लिए 65 से 67 कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल, जिसके रिपोर्ट की वजह से ये सारी न्यूज़ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जीएसटी काउंसिल यह है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 279A। सो आर्टिकल 279A इज़ रिलेटेड टू जीएसटी काउंसिल। ये एक जॉइंट फोरम है सेंटर और स्टेट का, जिसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, और कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो 3/4 मेजॉरिटी के साथ होती है। ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट पे इसमें चर्चा होती है, जैसे कि टैक्स रेट कितना होना चाहिए, एग्जेम्पशंस क्या होने चाहिए, जो भी जीएसटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन सभी पे चर्चा या फिर सिफारिश की जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 279A 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, यह जीएसटी। नेक्स्ट न्यूज़ है वाइडनिंग टैक्स बेस, यानी कि कर आधार का विस्तार। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि द गवर्नमेंट हैज़ हाईलाइटेड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रैकिंग फीचर्स हैड हेल्प्ड इन वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस। ठीक है, तो टैक्स बेस यानी कि कर आधार वो सभी वस्तुएं होती हैं जिन पे टैक्स लगाए जा सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जिन पे टैक्स चार्ज कर सकता है उसको टैक्स बेस कहा जाता है। ठीक है, तो इन सभी को विस्तार करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि क्रॉस सीडिंग ऑफ पैन विद बैंक अकाउंट्स एंड आधार। ठीक है, तो यहाँ पे पैन को और आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करने का जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट के द्वारा कराया गया, जिसकी वजह से एक ट्रैकिंग कर सकते हैं हम लोग।
ठीक है, तो लेन देन जो है वो ट्रैक कर सकते हैं हम लोग। करंट सिनेरियो क्या है टैक्सेशन का, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है कंट्री का वो है 11.1% फाइनेंशियल ईयर 23 में। ठीक है, इनकम टैक्स, यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है इनकम टैक्स का, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में बाय जेम्स विल्सन, जो कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में। ये कुछ और फाइंडिंग्स हैं, रिपोर्ट्स जारी की गई थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा, जिसमें नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गया अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 1 to 1.18%। साथ में डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी का जो रेशियो होता है, ये जो अनुपात है, ये भी बढ़ के इंक्रीज़ हो गया है 5.97%। इसके साथ ही डायरेक्ट टैक्स में जो उछाल आया है, बायंसी आई है, वो भी हाईएस्ट है अब तक के 15 सालों में 2.52%। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एंजल टैक्स, मतलब कि जो कंपनी जो कि नया अभी स्टार्टअप है, अगर वो अनलिस्टेड है, अभी लिस्ट नहीं हुई है, ठीक है, कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में अभी लिस्ट नहीं हुई है, तो उन कंपनीज़ का आईपीओ जब जनरेट किया जाता है तो वो उसके शेयर की जो तय कीमत है उसकी तुलना में काफ़ी अधिक होता है। तो जब ये शेयर जब बेचे जाते हैं तो जो अतिरिक्त राशि मिलती है उसको जो इनकम मान के उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको एंजल टैक्स कहा जाता है। ठीक है, मतलब आईपीओ पे जो टैक्स लगता है उसको एंजल टैक्स कहा जाता है। ये कंट्री के जो नए स्टार्टअप्स हैं उन पे ही अप्लाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आधिकारिक सांख्यिकी। तो यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को लेके। ये बेसिकली इसी तरह से है जैसे कि यूनाइटेड नेशन की फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो आई थी, इंडिया ने भी उसको अडॉप्ट किया है और करेंटली इस पर बेस्ड अपनी नई पॉलिसीज़ बनाई है। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI ये एक नोडल एजेंसी है जो कि प्लानिंग करती है, मतलब स्टैटिस्टिकल सिस्टम ऑफ कंट्री को देखती है। डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स ये एक काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट करता है इसके साथ, और नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन NSC जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2006 में, ये एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जो भी स्टैटिस्टिकल मैटर होता है कंट्री में उससे रिलेटेड। ये जो है रिकमेंडेशन ऑफ C रंगराजन कमीशन से ये फॉर्म हुआ था। तो इस तरह से ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बना था। ठीक है, यहाँ पे एंड होता है हम लोग की फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लेबर, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।